हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, वेलकम टू ओपिका फिजिक्स। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और उसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने फील्ड्स एंड फोर्सेस पढ़े थे। फील्ड्स एंड फोर्सेस पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स एंड फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे फॉर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, आईआईटी एंड जेई मेंस एंड जेई एडवांस, जेडब्ल्यू। ठीक है, फॉर आईआईटी एंड जेई। ठीक है, माय नेम, स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम अंकित कुमार। आई एम फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आइजर, पुणे, राइट? एंड माई आईआईटी रैंक वॉज 544, नेक्स्ट रैंक, दैट इज एन एग्जाम टू, नेक्स्ट इज एन एग्जाम टू गेट इनटू नाइजर, है ना? नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भुवनेश्वर में है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया दैट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, राइट? उसमें मेरी रैंक 211 थी। मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया हुआ है, राइट? फॉर जो भी उनके उस टाइम पे एम्स थे अपना जो भी क्लियर करना, राइट? वो मैंने उसमें हेल्प किया है, थोड़ा सा बहुत करूँगा, क्योंकि वहीं आप भी जानते हो यार, टीचर का 20 to 30% ही रोल रहता है, जो भी वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने अपना योगदान दिया हुआ है उनका, उनके लिए। ठीक है, चलो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आपको अगर आइजर्स के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट कर दो, मैं उसके बारे में बता दूंगा, आइजर्स के बारे में, आईएटी के बारे में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, उसके लिए कमेंट कर देना। इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप इनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। एक मज़ेदार बात बताऊँ, मैंने ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड कर रखी थी। मतलब ये अभी मैंने 1 घंटे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करी है, वापस से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो में माइक ऑन करना भूल गया था। ये देखो, ये तो फर्स्ट लेक्चर था अपना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स एंड फोर्सेस, राइट? ये वाला, यहाँ देखो, थैंक यू लिख के, यहाँ देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूरा पढ़ाया मैंने उस लेक्चर में। वो 1.5 घंटे का करीब लेक्चर था, फिर वो खत्म हो गया। मतलब उसमें माइक वाइक ऑन ही नहीं करी थी मैंने, है ना? लेकिन कोई नहीं, चलते हैं वापस से, हम लोग स्टार्ट करेंगे, वापस से हम लोग पढ़ा देंगे इसको। कोई नहीं, एक कभी कभी होता है यार, कभी कभी कुछ कुछ क्या ही कर सकते हैं इसमें। माइक ऑन नहीं रह गया, कभी कुछ हो गया, है ना? इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चलो, अच्छी बात है हम लोगों को। कम से कम मैं आपको ये नहीं कर रहा कि अपने आप को मैं, आप लोग को तो नहीं, मतलब अपने आप को तो कम से कम लेट डाउन नहीं कर रहा कि कम से कम एक वीडियो, चलो माइक बंद हो गया तो दूसरा वीडियो मैं कल डाल दूंगा। नहीं नहीं, मैं अपने आप को थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ, एक वीडियो हो गया, कोई बात नहीं, आज ही दूसरी वीडियो बनाएंगे और डालेंगे बच्चों के लिए। ये मतलब मेरा टारगेट है कि मैं अपने को टेस्ट कर रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, राइट? आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अच्छा, हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स एंड फोर्सेस पढ़ा था, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में, उसके बारे में आई होप आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन वगैरह किए होंगे, रिवीजन किया होगा। ठीक है, चलो, तो पहली बात ये जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पहले पोटेंशियल की बात करूं, है ना? तो जानते हो जो कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस होते हैं ना, कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस, उन्हीं के लिए पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जो कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, मतलब वैसे फोर्सेस जो कंजर्वेटिव इन नेचर जैसे होते हैं, मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन सभी के लिए ही पोटेंशियल डिफाइन है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, मतलब ऐसा है ना कि हम लोग पढ़ते ही पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। नॉन कंजर्वेटिव के लिए है ही नहीं, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, है ना? चलो, इसी के साथ लेट्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके साथ? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ। ठीक है, चलो, तो ऐसा है कि अगर मैं, ये पहले है क्या आप बता रहे हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखा, पहले ये बताओ कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब क्या है, ये है क्या? तो देखो,
ये है ना, मान लो दो चार्जेस हैं, एक तो है Q1, एक है Q2, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस लेट से R है। तो जानते हो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, इन दोनों के कारण जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, यू को, इसको हम लोग पहले बात तो यू से डिनोट करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, आर स्क्वायर नहीं, आर, के Q1 Q2 बाई आर से डिफाइन करते हैं, के Q1 Q2 बाई आर। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि दो चार्जेस हैं जिनमें, उनमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है, के Q1 Q2 बाई आर से डिफाइन होती है। मतलब अगर दो चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है जिसके बीच का सेपरेशन R है, तो इनमें इस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी बेटा, के Q1 Q2 बाई आर होगी। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। चलो अगर हम बात करें, मान लो आपने दो चार्जेस के बारे में बताया, चलिए दो चार्जेस के बारे में आपने बता दिया। अब जरूरी थोड़ी है सर कि दो ही चार्जेस हों हमेशा। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये ले लूँ, एक Q1, एक ले लूँ मैं Q2 और एक ले लूँ मैं Q3। मैं दो की जगह तीन भी ले सकता हूँ। मैंने एक बॉक्स में तीन हमारे चार्जेस रख दिए, Q1 Q2 Q3। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर इनमें इनके द्वारा इनमें कितनी हमारे पोटेंशियल एनर्जी होगी ये बताइए। दो जरूरी थोड़ी है दो करूँ, राइट। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ इनको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पीई से लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो ऐसा है, हमने दो पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ लिया। हमें पता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है जिसका सेपरेशन R है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के Q1 Q2 बाई आर। इतना मुझे पता है, इतना मुझे पता है, क्लियर है इतना। चलो तो अब मैं क्या करूं कि ये तीन को मैं ऐसे ही दो दो के पेयरिंग में कर दूं, तो दो दो के कॉम्बिनेशन में बना दूं। तो तात्पर्य है क्या, क्या है कहने का, ये है मान लो इसके बीच का डिस्टेंस R1 है, इसके बीच का डिस्टेंस R3 है और इसके बीच का डिस्टेंस सर R2 है। ठीक है, ऐसा है मेरा तात्पर्य कहने का, ये मतलब ऐसा है। तो मैं क्या करूं कि इस तीन के सिस्टम को मैं दो दो के पेयरिंग में बना दूं, क्योंकि मुझे दो दो के पेयरिंग का पोटेंशियल एनर्जी पता है, के Q1 Q2 बाई आर, राइट। अब मैं इसको क्या करूं, तीन का है, तीन का मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं दो दो के पेयर में, बिल्कुल कर सकता हूं। जैसे मैं बना दूं एक Q1 और एक Q2 का पेयर, दिस इज लेट से पेयर वन, दिस इज लेट से पेयर वन। ठीक है, दूसरा पेयर में बना दूं, दूसरा पेयर में बना दूं Q1 और Q3 का, Q1 और Q3 का, इसको मैं दो बोल देता हूँ। थर्ड में बना रहा हूँ, मान लो थर्ड मुझे दिख रहा है सर, जैसे 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 चलिए ये ले लेता हूँ, Q2 और Q3 का, ये मुझे पेयर दिख रहे हैं। अच्छा, तो अगर, लेकिन देखो मैंने दो दो के पेयर तो बना लिए, ठीक है। अब मुझे कोई बोले सर पोटेंशियल एनर्जी इन थ्री कितना है, वो है सर के Q2 Q3 बाई R2। मैं, कोई मुझे पूछे कि टू में कितना है, वो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कितना है, के Q1 Q3 बाई R3 सॉरी, और थ्री में सॉरी, और अगर मुझे पूछे कि कोई कि सर वन में बताइए कितना पोटेंशियल एनर्जी है इस वन कॉम्बिनेशन में, तो मैं क्या बोलूँगा, के Q2 Q1 बाई R1। इतना सही है, मुझे पता है क्योंकि यहाँ मैंने पढ़ा है कि सर ऊपर में अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, दो पॉइंट चार्जेस जिनका सेपरेशन R है, तो के Q1 Q2 बाई आर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, इतना क्लियर। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछे, इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछे, तो क्या मैं U1 प्लस U2 प्लस U3 नहीं लिख सकता? कैसे, कैसे, अगेन कैसे, कैसे, हाँ हो सकता है, लेकिन कैसे ये बताओ। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि हो सकता है, लेकिन 100% होगा या नहीं होगा ये क्लियर करो। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। तो देखो ऐसा है कि U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी, मैंने इस सिस्टम को तीन सब सिस्टम्स में ब्रेक कर दिया। अब मेरा सवाल है कि उन सब सिस्टम्स को आप डायरेक्टली जोड़ कैसे सकते हो। तो पहली बात देखो,
पहली बात देखो, U जो है वो एनर्जी है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब मैं इसमें मेरे को कोई भी डायरेक्शन का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने इस तीनों के एक सिस्टम को तीन सब सिस्टम्स में तोड़ दिया। तो अगर मुझे कोई इस पूरे सिस्टम का एनर्जी पूछेगा तो मैं इन तीनों सब सिस्टम्स की एनर्जी जोड़ सकता हूं क्या? बिल्कुल जोड़ सकता हूं, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए कोई डायरेक्शन का पंगा नहीं है, तो डायरेक्टली जोड़ जाएंगे, राइट, स्केलर एडिशन से, राइट। ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल। इसीलिए हमारे पास यू सिस्टम कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3। अच्छा, जैसे जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, अच्छे से क्लियर करा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक सिस्टम मेरा है जिसमें एक M1 मास है जो कि V1 वेलोसिटी से जा रहा है। अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ M1 V1 स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा एक सिस्टम है मेरा जो कि जिसमें एक M1 मास है जो V1 से जा रहा है, और एक M2 मास है सर जो V2 से जा रहा है। तो इसमें मैं काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो कितना बोलेगा? काइनेटिक एनर्जी बोलोगे सर हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। बोल सकते हो, बोलो, बिल्कुल इतना ही होगा। क्यों इतना होगा, कैसे होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल पार्ट्स को ऐसे करके जोड़ के हम लोग नेट काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी तो एनर्जी ही है ना। तो ये सेम काम तो यहाँ पे भी हो सकता है ना, कि अगर मेरे पास ऐसे एक सिस्टम है तीन के, जिसमें तीन सब सिस्टम्स हैं, तो मैं तीनों सब सिस्टम्स का एनर्जी जोड़ के क्या मैं नेट सिस्टम का एनर्जी निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, है ना। इतना समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारे पास सिस्टम है जिसमें M1 और M2 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो सब सिस्टम्स बनाए, एक सब सिस्टम में M1 है और एक सब सिस्टम में M2 है। तो अगर मुझे कोई सिस्टम, पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब सिस्टम 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब सिस्टम 2 को जोड़ के क्या मैं नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस होल सिस्टम बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ, वही तो किया है यहाँ पे, है ना। तो इससे हमें पता चला कि सर हम लोग यू सिस्टम को U1 प्लस U2 प्लस U3 लिख सकते हैं, और यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर सुपर पोजिशन, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर पोजिशन। ये बड़ा बात नहीं है, और इसमें और इजी हो गया क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन का कोई झंझट ही नहीं लेना। तो समझ गए, अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस होंगे तो उनको हम लोग क्या करेंगे, दो चार्ज के सब सिस्टम्स में ब्रेक कर करके उन सारे के पोटेंशियल एनर्जीज जोड़ के हम लोग पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। इतना क्लियर, इतना क्लियर, समझ गए ना, ये तो क्लियर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क के बारे में, अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं वर्क के बारे में, राइट। अब हम लोग वर्क के बारे में कुछ पढ़ते हैं, वर्क के बारे में। वर्क किसके द्वारा सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा है, ऐसा है, हाँ, वर्क डन बाय एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। वर्क डन बाय एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सर, माइनस ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे डिफाइन होता है कि कोई भी वर्क किसी भी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया हुआ। जैसे क्यों सर, कैसे डिफाइन हुआ? देखो, क्यों पूछना बहुत जरूरी है। देखो, मैंने यहाँ लिख दिया सिंपल सा कि मैं यू सिस्टम को U1 प्लस U2 प्लस U3 कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ तो आपको इंट्यूशन आ रहा है कि हाँ सर आप सही कर रहे हो, लेकिन आपको 100% बिलीव नहीं हो रहा है कि सर ये 100% सही है। इंट्यूशन तो कभी भी आ सकता है ना, इंट्यूशन आ रहा है तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, इंट्यूशन आ रहा है तो उसका जनरली इस एग्जाम्पल से देखो क्या हो गया, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो। हम लोग ऐसे सुपर पोजिशन ऐसे U1 प्लस U2 प्लस U3 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बस ऐसे कर देता ना तो आपको ऐसा नहीं लगता कि गलत कर रहा हूँ, आपको सही लगता। आप बोल सकते हो हाँ सर सही हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपको मैं क्यों अगर वहां पे नहीं पोस्ट करता ना, कि आपको ऐसे मतलब चुभाता नहीं कि क्यों पूछो, तो आप नहीं पूछते, आपके अंदर था लेकिन आप ऐसे नहीं पूछते। सिमिलरली
यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बोल सकता हूँ, लेकिन अब सवाल आता है क्यों। ये पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों सर ऐसे कैसे लिख दे रहे हो। तो देखो हम लोग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, आपने वर्क पर एनर्जी में पढ़ा होगा, फोर्स को क्या हम लोग डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, आपने भी पढ़ा होगा। तो चलो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, और वर्क क्या होता है सर, फिर वर्क होता है सर एफ इंटू डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स वेक्टर, यही होता है ना वर्क, इज इक्वल टू कितना होगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी एक्स। सही है। तो अब बताओ ये कितना हो गया, एफ डॉट डी एक्स, वर्क कितना हो गया माइनस डी यू, मतलब छोटा वर्क कितना हो गया माइनस डी यू का, तो बड़ा वर्क कितना हो जाएगा डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर, यहां से आया है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। समझ गए। तो हर एक चीज मानो मत, जान लो। जो भी मैं बोल रहा हूं या फिर कोई भी टीचर बोल रहे हैं, उनको मानने से कुछ नहीं होगा, जानने से होगा। आप जब तक जानोगे नहीं तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो क्यों, कैसे, क्यों, कैसे, क्या है, सबसे पहले तो क्या है, फिर क्यों है, कैसे है, ये सब पूछना बहुत ज़रूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर वॉट, फॉर वॉट, फॉर अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट, फॉर बिल्डिंग अ कॉन्सेप्ट एंड फॉर मास्टरिंग अ कॉन्सेप्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आपको क्यों पता नहीं होगा, क्या पता नहीं होगा, आप अच्छे से उस चीज़ को नहीं जान पाओगे। पूरा आप जान ही नहीं रहे हो, सीधी बात है ना। चलो अब देखो हमने वर्क के बारे में पढ़ा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, मतलब कुछ सम बोल दो आप, की पॉइंट्स बोल सकते हो इनको, कुछ फन फैक्ट्स बोल सकते हो, कुछ मज़ेदार बातें बोल सकते हो, कुछ मज़ेदार बातें बोल सकते हो। तो जैसे क्या है ना कि वर्क डन जो भी है, ये जो वर्क डन है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ना पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कहने का क्या सेंस है कि अगर मैं यहाँ पे Q1 को है, राइट, अगर एक Q1 चार्ज है, राइट, अगर मैं इसको इस ए पॉइंट से लेके ऐसे ऐसे करते करते पाथ 1 को फॉलो करते करते बी पॉइंट पे ले जाऊं, ये वन पाथ है, मैं इसको इस तरह से ले जाऊं, या या मैं इसको ऐसे 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 करते करते किसी सेकंड पाथ से बी पे ले जाऊं, ए से बी पे ले जाऊं, ले मैं ए से बी पे ही जा रहा हूँ, कोई उसमें कहीं और नहीं ले जा रहा हूँ, या फिर मैं थर्ड पाथ को फॉलो करते करते ए से बी तक ले जाऊं, ये थर्ड पाथ हो गया। तो इन तीनों पाथ में मेरा जो वर्क डन लगेगा वो बराबर होगा, मतलब जो वर्क डन है वो मेरा पाथ इंडिपेंडेंट है, इज पाथ इंडिपेंडेंट। कैसे सर, इंडिपेंडेंट, मैंने बोल दिया इंडिपेंडेंट है, ये पूछो कैसे, क्यों इंडिपेंडेंट है, वाई इज इट नॉट पाथ डिपेंडेंट, पूछा करो। मतलब आप ये क्या बोल रहे हो, वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, क्यों पाथ इंडिपेंडेंट है ये बता दीजिए। मैं ये ऐसे पूछूंगा कि क्यों पाथ डिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकता, वो कहीं कहीं किसी किसी सेंस में गलत क्वेश्चन हो जाता है, राइट। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है, ये मिथेनॉल क्यों नहीं बनाता, है ना। तो वो फिर वो अलग बात है ना। ऐसा बोलो जो मैं बोल रहा हूँ उसमें बोलो क्यों, कि आपने बोला पाथ इंडिपेंडेंट है, तो पाथ इंडिपेंडेंट क्यों है ये एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं, आइए आइए देखिए। अगर आपको ये समझ ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये देखो, हम लोग U को जानते हो, V इंटू क्यू लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को ना V इंटू क्यू लिख सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, ये अभी मतलब अभी इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे आप। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, ये आपको पता नहीं है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इस एक्सप्लेनेशन को आप उतना हार्डली मत लीजिए अपने दिल पे कि हाँ सर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं नहीं, ये मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो U इजिकल टू क्या हो गया, V इंटू क्यू, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं अगर डेल्टा U की बात करूँ, फ्रॉम फ्रॉम वेयर, ए से बी तक, क्या होगा वो कि सर VA इंटू क्यू, सॉरी फाइनल क्या था हमारा डेस्टिनेशन, बी था ना, तो डेल्टा यू कितना होगा VB इंटू क्यू माइनस VA इंटू क्यू, राइट। कैसे होगा फिर ये, VB माइनस VA इंटू क्यू, इतना हो गया, इतना होगा, सही। अब बताइए कि ए पे जो पोटेंशियल है वो तो VA होगा हर एक केस में, राइट। बी पे जो पोटेंशियल है, पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है वो तो VB ही रहेगा, अगर मैं उसको VB बोल रहा हूँ तो वो मेरे ए से जाने से, मेरे पाथ 1 से जाने से, पाथ 2 से जाने से, पाथ 3 से जाने से चेंज नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, वो पाथ पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है।
तो ये वाला तो पाथ इंडिपेंडेंट हुआ, ये वाला भी पाथ इंडिपेंडेंट हुआ, और क्यू तो पाथ इंडिपेंडेंट है ही क्योंकि वो चार्ज है। चार्ज को क्या मतलब, आप किस रास्ते से उसको ले जा रहे हो, राइट। तो हमारे पास डेल्टा यू क्या हो गया, वो भी पाथ इंडिपेंडेंट हो गया, और डेल्टा यू और वर्क कितना था, माइनस ऑफ डेल्टा यू, राइट। तो वर्क भी हमारा फिर क्या हो जाएगा, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपको ये नहीं पता है छोड़ दीजिए इस एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, मैं आगे पढ़ा दूंगा, कोई उसमें दिल पे लेने वाली बात नहीं है, कोई इतना बड़ी बात नहीं बोलती है, ठीक है, समझ गए। और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एक और बात है, एक और बात है, क्या है सर, कि वर्क डन इन अ लूप, मतलब किसके द्वारा, बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिल्कुल वही वही हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन इन अ लूप इज इक्वल टू जीरो, ये कैसे, सॉरी, ये कैसे, वर्क डन इन अ लूप इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ऐसा है कि मैं एक Q1 चार्ज को फिर क्या कर रहा हूँ, यहाँ से उठा के ए पॉइंट से उठा के एक लूप में ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते इस लूप में ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते इस रास्ते के थ्रू वापस से ए पे ले आ रहा हूँ। मतलब मैंने क्या किया, एक लूप बनाया ना, ए से ले जाके वापस ए पे ले आया, ए से उठा के ले गया ले गया ले गया, वापस से ए से ले आया, ए पे ले आया, तो ये तो एक लूप बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस लूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने जितना भी काम किया होगा वो जीरो होगा, ऐसा क्यों, फिर मान लिया, लेकिन क्यों, ये तो बताओ, कैसे 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 जीरो होगा। देखो फिर वही बात, डेल्टा यू क्या होता है, सॉरी, वी ए इंटू क्यू, ठीक है, इसमें क्या होगा, इनिश फाइनल, मतलब यू डेल्टा यू विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अच्छा, यू फाइनल क्या होगा, वी ए इंटू क्यू, पोटेंशियल एट ए इंटू क्यू, क्योंकि u इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, अभी पढ़ा है, अभी बताया है। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है, अगर आपको नहीं याद है आप छोड़ दीजिए, मैं अभी एक्सप्लेनेशन करूंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। वी ए इंटू क्यू, यू इनिशियल कितना था, वी ए इंटू क्यू, क्यों, क्योंकि हम लोग ए से ही ले जा रहे हैं तो वी ए होगा, और ए पे ही ले आ रहे हैं तो भी वी ए ही होगा, तो वी ए इंटू क्यू माइनस वी ए इंटू क्यू। अच्छा, हमने Q1 चार्ज लिया है, कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग Q1 बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, इंटू Q1। अच्छा, ये कितना हो गया, जीरो हो गया, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू जीरो, तो माइनस डेल्टा यू की वैल्यू भी जीरो, तो हमारे पास वर्क की वैल्यू जो आई वो आ गई जीरो के बराबर। ऐसे हम बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ लूप इज इक्वल टू जीरो, ये है, समझ गया, समझ गया, चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग देखो, ऐसा कुछ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक सिस्टम लिया है, ज़्यादा नहीं, एक सिस्टम लिया है जिसके अंदर एक Q1 है, Q1 चार्ज है, और एक Q2 चार्ज, यह सिस्टम है जिसके बीच का डिस्टेंस सर R1 है, और मेरे पास एक एक्सटर्नल चार्ज आया जो कि है Q3 का, ये वाला डिस्टेंस मेरा जिसके वजह से हो गया R2, और ये वाला डिस्टेंस लेट से हो गया R1 सॉरी, R1 हमने पहले से लिखा हुआ है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा मेरा R3 बोल देते हैं, चलो, ये वाला डिस्टेंस लेट से R1 हुआ, ये वाला डिस्टेंस R3 हुआ, ये वाला डिस्टेंस R2 हुआ, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ इस तीनों, ये इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कितना लिखूंगा, यू ऑफ सिस्टम, क्या लिखूंगा, के, पहली बात तो पहले इन दोनों के, एक मिनट, क्योंकि हमारे पास दो, हम दो के बारे में जानते हैं, हम दो पॉइंट चार्जेस के बारे में जानते हैं ना, अगर दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 हो जिनके बीच का डिस्टेंस R हो, अभी पढ़ाया था, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, के Q1 Q2 बाई R, पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे सर कॉम्बिनेशंस, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा है तो हम क्या बनाएंगे, सब सिस्टम्स बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, राइट। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट सब सिस्टम, दूसरा सब सिस्टम हो जाएगा सर मेरा ये देखिए, दो चार्ज का, क्योंकि हम दो चार्ज के बारे में बखूबी जानते हैं, राइट। और तीसरा सिस्टम क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला हो जाएगा, कोई शक,
इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यू सिस्टम कितना हो जाएगा, मान लो इसको मैं 1 बोल देता हूँ, येलो वाले को मैं बोल देता हूँ 1, 1 तो लिखा हुआ है। ब्लू वाले को मैं बोल देता हूँ सेकेंड, और पिंक वाले को मैं बोल देता हूँ थर्ड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो U1 कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R1। ये कि U2 कितना हो जाएगा, K Q2 Q3 बाई R2। और ये थर्ड कितना हो जाएगा, U3 K Q1 Q3 बाई R3, ऐसे हो जाएगा, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने दो के बारे में समझा है, इस वजह से हमने ऐसे लिख दिया। और हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर 3 चार्जेस के बारे में हम लोग से पूछ रहा है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमने क्या बोला था कि हम लोग के पास ओरिजिनली क्या था, ये था, ये एक हमारे पास एक कॉम्बिनेशन पहले से था जो हम लोग लाए थे, Q1 का और एक Q2 का। ये Q1 Q2 एक चार्ज का कॉम्बिनेशन जो हमारे पास पहले से था, और Q3 जो है वो एक्सटर्नली आया है, ठीक है। तो ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की ना Q1 और Q2 के बीच में, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, कुछ नहीं, नामकरण है बस, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ पीई, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये दो पोटेंशियल एनर्जी आई है ना, ये आई है क्योंकि Q1 ने Q3 के साथ इंटरैक्ट किया तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई, और Q2 ने Q3 के साथ इंटरैक्ट किया तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई। इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। और इसको बोलते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम लिया हुआ था, हम लोग जो ले आए थे, उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इतनी थी, इसीलिए वो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको, क्योंकि हमने उसको हमारे सिस्टम के अंदर ही था, वो एक्सटर्नल वाला इंटरैक्शन करके ये लाया है। ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी है जो एक्सटर्नल के साथ इंटरैक्ट की हुई है, जिनकी वजह से आई हैं, इसीलिए इनको हम लोग इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ये हमारे सिस्टम के अंदर ही थी पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए हमारे सिस्टम के अंदर के एलिमेंट्स की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी आई है, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए, मतलब जो हमारे सिस्टम के अंदर के एलिमेंट्स के इंटरैक्शन की वजह से हो पोटेंशियल एनर्जी जो हो, उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। और जो किसी बाहरी चार्ज के साथ इंटरैक्शन के साथ पोटेंशियल एनर्जी आई हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। इतना क्लियर, इतना क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। आपने देखो, ये देखो, मैंने जब से बात किया इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ये सब सेल्फ एंड इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इसका नाम ही है टॉपिक का, सेल्फ एंड इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, पीई लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, अब मैं जब से जितना आधे घंटे से भौकाल कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आई, वर्क के बारे में भौका मैंने, और क्या बोला मैंने, सेल्फ एंड इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोला मैंने, राइट। लेकिन मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, सबसे पहला वर्ड मैंने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मैंने पोटेंशियल तो डिफाइन किया, बट मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है अभी तक ये नहीं बताया है। मैंने ये नहीं बताया, आपके दिमाग में आया क्या कि सर आपने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही नहीं बताया है, आप पढ़ा जो रहे हो ना वो ही नहीं बताया आपने। तो चलो वो डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये क्या होता है। हम लोग इसके बारे में पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन पहले ये बताइए कि ये खुद क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जानते हैं, अभी तक क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत होती है इसको डिफाइन करने में, ठीक है। चलिए, ये होता क्या है, तो देखो, ये होता है ना, मान लो एक पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी एक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो ये कैपिटल क्यू है, इसके द्वारा किसी आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। तो वो होता क्या है, वो इंटरैक्शन पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती है। सुनो, पहले पूरा सुन लो, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज विद अनदर यूनिट चार्ज, मतलब इसका इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ दैट चार्ज विद एन 1 यूनिट ऑफ चार्ज, विद एन 1 यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग अगर V से डिनोट करते हैं तो V से हमारे पास आ जाता है, क्या हो गया, K Q इंटू 1 कूलम 1 यूनिट, राइट, अपॉन R। तो ये तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये क्या होगी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। और इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी विद 1 यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हमारे पास V की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू बाई आर आ गई। तो मतलब अगर किसी r डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज जिसकी वैल्यू q है, वहाँ उसके r डिस्टेंस पे अगर हमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू पूछे तो वो होती है के क्यू बाई आर। आपने इतना तो पढ़ा होगा कि एक q चार्ज के द्वारा r डिस्टेंस पे कितनी पोटेंशियल होती है, वो होगी के क्यू बाई आर। लेकिन कैसे आता है ये के क्यू बाई आर, क्यों होता है, ये आपको अब समझ में आया, क्योंकि डेफिनेशन इज लाइक इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी विद 1 यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसे ही है डेफिनेशन, ऐसे ही ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, इसीलिए हमारे पास के क्यू बाई आर आता है वैल्यू। समझ में आया, अब क्लियर हुआ, राइट, चलो बढ़िया। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे Q बोल दूं और ये 1 यूनिट के बजाय मैं यहाँ पे एक Q नॉट चार्ज रख दूं, अब बोलिए सर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप कैसे डिफाइन करोगे। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज व्हाट, के मतलब इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज विद 1 यूनिट ऑफ चार्ज। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई क्यू लिख दूँ, क्यू नॉट बाई क्यू नॉट लिख दूँ, 1 यूनिट, राइट, इट इज नथिंग बट 1 यूनिट, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई क्यू नॉट, इट इज 1 यूनिट अपॉन आर, अगर ये डिस्टेंस आर है तो। अच्छा, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, यही डेफिनेशन है ना। तो अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर इंटू क्यू नॉट, राइट। अच्छा, ये देखो कुछ लिखा हुआ है मुझे दिख रहा है, ये देखो, ये जो है ना, ये क्या दिखा मुझे, ये दिखा मुझे यू इंटरेक्शन, ये दिखा है मुझे यू इंटरेक्शन, ये पोटेंशियल एनर्जी दिखी है मुझे इन चार्जेस के बीच में, के क्यू नो क्यू वन क्यू टू बाई आर दिखी, यू पोटेंशियल एनर्जी दिखी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यू बाई क्यू नॉट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस हिसाब से हमें क्या मिला कि v की वैल्यू हो जाएगी u बाई क्यू नॉट, मतलब v इंटू क्यू नॉट इक्वल टू यू। अब समझ में आया, अब समझ में आया ये कहाँ से आया, v इज इक्वल टू यू इंटू क्यू, यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, कहाँ से आया, समझ में आया। ये वाला, ये जो मैंने यूज किया है, ये मैंने यूज किया है, अब समझा कहाँ से आया, राइट, u इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, ठीक है, इतना क्लियर, u इज इक्वल टू वी इंटू क्यू कैसे आया समझ में आ गया होगा। तो v विल बी u बाई क्यू, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हमने देखिए, अगर हमने, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अब हमने डिफाइन कर लिया, चलो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिफरेंट सिस्टम्स के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर डिफरेंट सिस्टम्स, रिंग डिस्क है ना, इन सब के लिए हम लोग देखते हैं कितनी वैल्यू होती है सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज फर्स्ट हमारा वही है, पॉइंट चार्ज से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे बेसिक से। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, ये के क्यू बाई आर, आपको भी पता है, क्योंकि हमने, अब ये कहाँ से आया, ऊपर अभी दिखाया था, डेफिनेशन से ही ऊपर से दिखाया था, डेफिनेशन से ही दिखाया है, बिल्कुल सही बात है, इतना क्लियर, इसको वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है बेटा, ठीक है। चलिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस भी हमारा, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, अब देखिए, मतलब जरूरी थोड़ी है एक ही पॉइंट हो, मेरे पास 5 पॉइंट है, बताइए अब क्या होगा। मेरे पास चलो Q3 चार्जेस हैं, Q2 Q3, बार बार 3 क्यों ले रहे हो, चलो सिंप्लिसिटी के लिए लिया है बेटा, आपको 5 लेना है 5 ले सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये है, ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2, ये डिस्टेंस है R3, मेरा ये सिस्टम है पूरा, Q1 Q2 Q3 का एक पूरा सिस्टम है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस Q1 Q2 Q3 के सिस्टम के वजह से इस A पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट करिए। अच्छा ठीक है,
अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सर v को हमने क्या लिखा था, u बाई क्यू ऊपर, राइट। u क्या है, स्केलर। q क्या है, स्केलर। समझ में आ रहा है। तो v क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। तो जो काम हमने पोटेंशियल एनर्जी में किया था, क्या कि सिस्टम को हमने क्या लिख दिया था, यू ऑफ सिस्टम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 डॉट, राइट। सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरेक्शन पोटेंशियल, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जीज, वो लिख सकते थे ना, ऊपर दिखाया था। सिमिलरली वही काम तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि v विल बी, v ऑफ सिस्टम can be v1 sum of individual potentials, v1 plus v2 plus v3 plus v4 plus डॉट 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 डॉट। स्केलर है तो हमें डायरेक्शन का कोई दिक्कत होगा नहीं, राइट, है ना। वही काम तो यहाँ से भी, यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलो वही काम करते हैं। जैसे क्या किया, हमें पता है, अब हम लोग क्या क्या इंडिविजुअल पोटेंशियल किसके बारे में किसको लेंगे ये बताइए। देखो ऐसा है, हमें पता है एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर। अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, अरे यार, अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू एट सम आर डिस्टेंस, उसका क्या होगा, के क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई आर होगा, इतना मुझे पता है। ठीक है, अरे गुरु इतना मुझे पता है। तो सिमिलरली एक Q1 चार्ज है जो कि R1 डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल पूछ रहा है। एक Q2 चार्ज के लिए मुझे एक R2 डिस्टेंस पे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है। और एक Q3 चार्ज के लिए मुझे R3 डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछ रहा है। तो क्या मैं नहीं निकाल सकता, क्या बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो V1 कितना होगा, V1 कितना होगा, K Q1 बाई R1, राइट। क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें एक चार्ज है Q1 और जिसका R1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछा है, राइट। हम इसको तीन सिस्टम्स में, सब सिस्टम्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी के केस में सब सिस्टम्स बनाए थे, वैसे ही हमें नोन है कि एक चार्ज के द्वारा कितना होता है। तो हमने एक एक चार्ज का तीन, यहाँ पे तीन, हमारे पास तीन इंडिविजुअल चार्जेस हैं, तो हमने तीन चार्जेस का सब सिस्टम बना लिया। क्योंकि हम लोग एक चार्ज के बारे में जानते हैं, एक चार्ज का पोटेंशियल जानते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन सब सिस्टम्स हो गए। तो सब फर्स्ट वाले का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू वन बाई आर वन। सेकेंड वाले का के क्यू टू बाई आर टू। और थर्ड वाले का कितना होगा, के क्यू थ्री बाई आर थ्री, राइट। हमारे पास फोर्थ है ही नहीं, चार चार्जेस है नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे, राइट। तो हमारे पास वी सिस्टम कितना हो जाएगा, वी ऑफ एंटायर सिस्टम विल बी के क्यू वन बाई आर वन प्लस के क्यू टू बाई आर टू प्लस के क्यू थ्री बाई आर थ्री। तो अब हमें क्या पता चला कि V ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। V ऑफ होल सिस्टम इज सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। कैसे निकाला, वही फंडा है जो हमने पोटेंशियल एनर्जी वाले केस में ऊपर लगाया था। वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा, रिवीजन वीडियो है इसीलिए। ठीक है, चलिए इतना क्लियर। अच्छा, अब हमें कोई पूछता, मान लो अब हमें कोई पूछता कि एक रिंग के लिए बताओ पोटेंशियल फॉर अ रिंग। अब हमारा केस है, हमने पॉइंट चार्ज पढ़ लिया, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ बॉडीज के लिए हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो हम लोग कहाँ पे निकाल रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बोल सकते हैं, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए हम लोग देख रहे हैं एट अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू इट्स सेंटर। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, कैसा सिनेरियो हमारा रिंग के केस में, कैसा सिनेरियो है। अगर ये हमारी रिंग है, फॉर एग्जांपल ये हमारी रिंग है, इसका रेडियस कितना है, आर है, कैपिटल आर लेट से। तो हमारे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं इस, मान लो ये रिंग का प्लेन है, तो हम लोग रिंग के प्लेन से बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर एक्स डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। हम लोग रिंग के प्लेन से बाहर बात कर रहे हैं, वो एक्स डिस्टेंस है। तो हमें इस ए पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए, कितना होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक डी क्यू चार्ज लिया, ठीक है,
ये हमारे पास इसके ऊपर क्यू चार्ज है जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हमने एक डी क्यू चार्ज लिया, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसके द्वारा पोटेंशियल ए पॉइंट पे कितना होगा, वी ऑफ डी क्यू के इंटू डी क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर, चलो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम लोग पी बोल देते हैं, हटाओ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, के डी क्यू बाई पी। हम लोग क्या बोलेंगे, के डी क्यू बाई पी बोलेंगे, राइट, अगर इसको हमने पी बोला है तो, ठीक है। चलिए सिमिलरली अगर मैं एक और चार्ज ले लूँ जो कि यहाँ है, यहाँ का डी क्यू चार्ज मैं ले लूँ, यहाँ पे एक छोटा डी क्यू चार्ज ले लेता हूँ, ठीक है। ये अगेन डिस्टेंस कितना होगा, ये आर होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन है। ये वाली लाइन एक्स की जो लाइन है ना वो आउट ऑफ प्लेन है और ये रेडियस इसके प्लेन में है। तो समझ लो, ये आप समझ लो आपके सामने एक पेपर है, उसके ऊपर मैंने ये पेन खड़ा किया है, एक पेन ऐसे खड़ा किया है। तो कोई भी लाइन अगर पेपर पे ड्रॉ करोगे, कोई भी लाइन पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो, क्या वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस पेन होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मतलब ये वाला हमारे पास एक और डिस्टेंस बन गया, एक और ट्राइंगल बन गया जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आर और एक्स है। तो इसमें भी क्या होगा, वी डी क्यू क्या होगा, के इंटू डी क्यू बाई पी। सोचो जरा, होगा। अरे ये बड़ा सा येलो मार्क कहाँ से आ गया, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लूँ, यहाँ पे कोई डी क्यू लूँ, यहाँ पे मैंने डी क्यू से स्टार्ट किया था, यहाँ पे एक डी क्यू लिया और फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे डी क्यू ले रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो वही काम होगा, ये आर होगा ये एक्स होगा, ये सेम दूरी होगी, सिमिलरली इसके लिए भी सेम दूरी होगी, ये भी आर होगा। मतलब आप समझ रहे हो, ये एक्स होगा, ये आर होगा और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, दैट इज पी। मतलब समझ रहे हो, ये सारे डी क्यू चार्जेस के लिए द दूरी इज सेम, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मतलब पोटेंशियल इज व्हाट, सेम, दैट इज के डी क्यू बाई पी फॉर ऑल डी क्यू चार्जेस, तो फिर अगर मैं सम करूं, क्योंकि मुझे सिस्टम का निकालना है, वी ऑफ सिस्टम क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल, समझ गए, यही होगा ना, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। तो अगर मैं वी ऑफ सिस्टम निकालूं तो सारे डी क्यू चार्जेस के द्वारा जो पोटेंशियल है उसको जोड़ूंगा, क्या होगा वो, के डी क्यू बाई पी प्लस के डी क्यू बाई पी प्लस ऐसे करते सारे डी क्यू चार्जेस के लिए जोड़िए। अच्छा फिर क्या होगा, ये के बाई पी निकल जाएगा, सारा के बाई पी निकल जाएगा। तो क्या होगा, ये डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू, हम लोग कहाँ तक जाएंगे, सारे डी क्यू चार्जेस को जोड़ेंगे। फिर ये कितना होगा, के क्यू बाई, ये डी क्यू जोड़ के क्या बनेगा, क्यू ही बनेगा। तो के क्यू बाई पी, और पी क्या था हमारे पास, के अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, के क्यू बाई, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है सर, ठीक है, इतना क्लियर। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग at a distance x perpendicular to its center is what, k q by अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं बस ये लिखवा के चला नहीं आना चाहता, मैं अगर ऐसे बोल देता कि ये के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा तो आप मान जाते हैं, हाँ यार होगा ही होगा, आपने पीछे पढ़ रखा ही है ना, तो आपको बस रिवाइज करना है। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपके छुड़वाना नहीं चाहता, आपके कॉन्सेप्ट वहीं पे वहीं पकड़ रहा हूँ कि मैं बेसिक फंडा यही है, सारे केसेस में बता रहा हूँ कि बेसिक फंडा इज द सेम, क्या कि वी नेट दैट इज वी ऑफ सिस्टम is equal to sum of individual potentials. This is the only funda which is there. यही है बस, यहीं से हम लोग स्टार्ट किए हैं, यही है बस, इसी से हम लोग सारी चीजें निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर। चलिए अब देखिए, मैंने 3 के बारे में ऐसे दिखा दिया। अब मैं, क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है ये, तो मैंने आपको पूरा ऐसे कर दिया कि मैं क्या फंडा फॉलो कर रहा हूँ और कैसे वो सारी चीजों में काम कर रहा है, ये दिखा दिया मैंने। तो अब मैं बाकी चीज़ों के लिए ये वापस से ऐसे करके प्रूव नहीं करना जा रहा, क्योंकि यार फिर वहीं देखोगे ना, टाइम वेस्ट होगा। अगर मेन लेक्चर होता ना,
मेन लेक्चर, तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। बिकॉज दिस इज अ रिवीजन वीडियो, तो आपको रिवाइज कराना है, इसलिए मैं सारी चीज़ों का डेरिवेशन, सारी चीज़ों का प्रूफ्स नहीं करा सकता, लेकिन रीज़न सबके दूंगा आपको। ये देखो रीज़न दे दिया ना, अब यही रीज़न उसका भी है, सारी चीज़ों का यही रीज़न है, तो रीज़न तो मैं सारी को दूंगा। बिना लॉजिक के तो मैं बात ही नहीं करने वाला सर, बिना लॉजिक के मैं बात ही नहीं कर रहा। कोई एक स्टेटमेंट बता दो जो मैंने लिख दिया कि सर ये होगा यही होगा, बिना बिना उसका क्या क्यों बताया, है ही नहीं, राइट। और वैसे ही आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कुछ और मटेरियल्स के बारे में जानते हैं, मतलब और कुछ सिस्टम्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और एक्सप्लेन करना चाहता था। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, हमने पोटेंशियल पढ़ लिया, अब मैं उसके बीच का रिलेशन फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है कि सर ये कितना होगा, आप भी जानते हो यार, ऐसे होगा डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, आप भी जानते हो यही होगा, लेकिन ना ये बस ऐसे जान लेने से नहीं होता ना, आपको पता होना चाहिए कैसे आया, कहाँ से आया, और बड़ा सिंपल है, कोई रटने वटने वाली बात है ही नहीं इसमें। तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ क्या है। देखो, मुझे पता है डेल्टा वी कितना होता है, डेल्टा यू बाई क्यू, डेल्टा यू बाई क्यू यही होता है, इतना समझ में आया, क्योंकि v इज इक्वल टू यू बाई क्यू होता है ना, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू, ठीक है। हाँ, तो चलिए डेल्टा वी ये कितना होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बाई क्यू, ठीक है, ऐसा है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसको माइनस ऑफ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख सकता हूँ, यस यस। अब ये क्या हो गया, या ये वर्क हो गया, क्या ये वर्क हो गया, ये वर्क हो गया, क्योंकि ये तो डेल्टा यू हो गया माइनस ऑफ डेल्टा यू, है ना। सॉरी, एक मिनट। यार नहीं, सही तो लिखा था यार, माइनस ऑफ क्या हो रहा है ये, माइनस ऑफ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बाई क्यू, ऐसा है। अच्छा, अब ये क्या है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज व्हाट, वर्क, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, दैट इज माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये क्या है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो वर्क इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो ये कितना होगा, माइनस ऑफ वर्क बाई क्यू। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब हम लोग देखो बात कर रहे हैं इसकी, वर्क की, ठीक है, तो वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डॉट डी एस, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग रिलेशन किसके बीच में फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर एक चार्ज है Q, अब मैं इसके द्वारा क्रिएटेड पोटेंशियल और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन फाइंड करना चाह रहा हूं, राइट। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स की वैल्यू E इंटू क्यू होगी, E इंटू क्यू डॉट डी एस वेक्टर अपॉन कितना है, क्यू अपॉन क्यू, राइट, इतना समझ में आ रहा है। तो ये क्यू से क्यू गया, क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी एस वेक्टर। चलिए, अरे डी एस मतलब, अरे डी आर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस, चलो कोई बात नहीं, इसको आर ही लिख देता हूँ, हटाओ, अभी मैंने वहीं दिखाया था। डी आर वेक्टर, आर इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, और डी एस वॉज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ओनली, तो ये आर वेक्टर है, समझ गए। तो यहाँ देखो फोर्स की वैल्यू आपने बोला सर, फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते थे, फोर्स को तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेकिन यार हम किसके बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, हम रिलेशन निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज की, ए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज की, राइट। तो हमने इसलिए फोर्स किसका लिया है, E इंटू क्यू का लिया है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कोई दो चार्ज का तो सिस्टम है नहीं कि एक Q1 चार्ज है एक Q2 चार्ज है, उसके बीच का फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं, कोई दो चार्ज तो है नहीं, हमारे पास चार्ज क्या है, एक Q है जिसके, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंपल, एक Q है जो कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ऐसा कुछ है ना, ये है सिनेरियो, बस यही सिनेरियो है, इसीलिए हमने E इंटू क्यू फोर्स लिया है, ना कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज नहीं है। चलिए, E डॉट डी आर आपको पता है ये क्या है, डीवी है, ये डीवी चलते आ रहा है, और डेल्टा भी लिखा है मैंने, कोई बात नहीं,
मैंने यहाँ लिखा है डेल्टा वी, कोई बात नहीं, मैं अगर डी यू बोल दूँ गुरु, मैं डी यू बोल दूँ इसको, क्या दिक्कत है फिर, डी वी डी यू, छोटे 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 उसके लिए, छोटे चेंज के लिए, राइट। तो मैं इसको करते करते ऐसे आ गया यहाँ पे, छोटे अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो मैंने इस लिया ई डॉट डी आर, तो ये कितना होगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और बड़े चेंज के लिए मैं बात कर देता तो क्या कहता कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर वेक्टर, ये होता। इतना सही, इतना सही, इतना सही है, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत। तो ये यहां से आता है, ऐसे आता है क्या, ये क्यों आया, कैसे आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है ना, समझ गया। तो अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूँ तो, अरे गुरु इसमें इसको मैं उल्टा लिखना चाहूँ तो क्या करूँ कि डी वी बाई डी आर माइनस का इज इक्वल टू ई, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, ये वही चीज़ मैंने लिख दी, कई कई लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो ये क्या है ना, हमने पोटेंशियल से क्या फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली, ऐसे है, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली। और यहाँ से हमने क्या फाइंड किया, हमने इस यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल फाइंड किया, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया है। यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, कुछ नहीं और कुछ नहीं है, बस यही है। उसके उल्टा करके लिख दिया, कुछ नहीं, ज़्यादा मत समझो इसको, बस इसको सेम तरीके से उल्टा ही करके लिख दिया, कोई इसमें बड़ी बात नहीं की है, ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं की है। चलो अब हम कुछ और के बारे में पढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक हमने ऊपर रिंग के बारे में पढ़ लिया कि रिंग के बारे में पोटेंशियल कितना होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्फेरिकल शेल के द्वारा पोटेंशियल कितना होता है, स्फेरिकल शेल के द्वारा पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। चलो एक ऐसा है, एक स्फेरिकल शेल है, मतलब हॉलो स्फेयर, स्फेरिकल शेल मतलब ये कुछ नहीं, हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर, ध्यान रखना यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। चलो जिसके ऊपर क्यू चार्ज है, ठीक है, अंदर हॉलो है तो अंदर कुछ नहीं होगा, राइट, अंदर कुछ नहीं होगा। अच्छा एक और बात जानते हो आप, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ पे छोटे छोटे चार्जेस होंगे डी क्यू डी क्यू डी क्यू स्पेयर सरफेस पे, तो ये कहाँ से, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ऐसे 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 ऐसे, राइट, ऐसे निकलेगा। एक और बात नोटिस करो, एक और बात तुम नोटिस करो, एक और बात नोटिस करो कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर मुझे कोई एक आर पॉइंट ऐसा, एक आर डिस्टेंस ऐसा दे जो कि लेस देन द रेडियस होगा, जो कि लेस देन रेडियस हो, ठीक है, और वहां पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पूछे इस स्फेयर में, मतलब कोई एक आर पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे एक बी पॉइंट है, यहाँ पे मुझे कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, मुझे कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा कि डीवी क्या हो जाएगा फिर, माइनस डेल्टा वी क्या हो जाएगा, अगर बड़े चेंज की बात कर रहे हैं तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, राइट। अब देखो मुझे आर वेक्टर पे पूछा है, लेकिन अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, जीरो, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन जीरो डॉट डी आर। अब देखो ये क्या हो जाएगा फिर, जीरो, मतलब डेल्टा वी इनसाइड हॉलोस्फेयर, हॉलोस्फेयर इक्वल टू जीरो, दिखा, मतलब अंदर कोई पोटेंशियल चेंज कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, अंदर कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलो कि अंदर मान लो अगर मैं इस बी पॉइंट पे बोलूँ, इस ए पॉइंट पे बोलूँ, इस एक्स पॉइंट पे बोलूँ, इस जेड पॉइंट पे बोलूँ, कहीं भी बोल दूँ, इस सेंटर पॉइंट पे बोल दूँ, इन सब, इस सेंटर ओ पे बोल दूँ, इन सब का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब वी ऑफ ए इक्वल टू वी ऑफ बी इक्वल टू वी ऑफ एक्स इक्वल टू वी ऑफ वाई इक्वल टू वी ऑफ ओ इस इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, जितने भी पॉइंट इनसाइड द हॉलोस्फीयर है। इतना क्लियर, इतना क्लियर, बिल्कुल सही बात है, मतलब सारे का पोटेंशियल सेम होगा, इतना कॉन्सेप्ट है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, किसी अन्य जगह पे बात करते हैं, जैसे जैसे यहां देखिए आर ग्रेटर देन आर पे बात करते हैं, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट जो कि ग्रेटर देन रेडियस पे लोकेटेड हो, जिसका डिस्टेंस सेंटर से जिसका डिस्टेंस सेंटर से
ग्रेटर देन आर दूरी पे हो, मतलब आर रेडियस से ज़्यादा दूरी पे हो, सिंपल सी बात है, जिसका डिस्टेंस इस सेंटर से रेडियस से ज़्यादा दूरी पे हो, कोई इस मान लो पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है, इस पी पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रही है, तो ये पूरा स्फीयर की वजह से आएगा, राइट, ये पूरे स्फीयर की वजह से आएगा, जो भी आएगा, जितना भी पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, जितना भी पोटेंशियल आएगा वो इस पूरे की वजह से आएगा, इस पूरे के जिसके ऊपर क्यू चार्जेस पूरे स्फीयर की वजह से आएगा। इस वजह से जैसे मैं अगर थोड़ा सा चलो डिफाइन ही कर देता हूँ, प्रूव ही कर देता हूँ, हटाओ। हमें पता है कि देखो ई, हमें पता है कि एक हॉलो स्फीयर के बाद आर डिस्टेंस पे कितना था, जो कि रेडियस से बड़ी दूरी हो, कितना था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना पता है, राइट। चलिए हम लोग डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वापस हम लोग करते हैं। कहाँ से करेंगे, एट आर डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेडियस टू वट, चलो कोई बात नहीं, आर डिस्टेंस नहीं, रेडियस से नहीं, किसी एक आर डिस्टेंस पे जो कि आर ग्रेटर देन आर हो, कोई भी आर ग्रेटर देन आर हो, वहां से लेके हम लोग इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल का होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल विल बी पोटेंशियल एट आर पॉइंट, मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट आर, जहाँ जिसकी दूरी सेंटर से आर हो, मतलब पोटेंशियल एट दैट पॉइंट जिसकी दूरी सेंटर से आर हो, वही तो वी इनिशियल होगा। तो ये कितना होगा, वी इनिशियल को मैंने बोलते हैं वी एट आर, ऐसा बोल दिया, ठीक है, वी एट आर, और ये बोल दिया मैंने वी फाइनल कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, राइट, वी फाइनल कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। चलिए चलिए, ये कितना है, माइनस ऑफ इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। चलिए डॉट डी आर, आगे बढ़ते हैं। तो वी इन्फिनिटी ऐसे है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू 1/r माइनस 1/r, राइट, क्योंकि मतलब ये 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस 1/r होगा, इतना तो आता है, राइट। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी, राइट। अरे इतना तो डायरेक्ट कर ही सकता हूँ ना, अब मैं थोड़ी ऐसा करूंगा कि आर के बार -2 डॉट डी आर विल बी इक्वल टू आर के बार -2 + 1 अपन -2 + 1 दैट इज इक्वल टू माइनस आर के बार -1 अपन -1 है, इतना थोड़ी करूंगा यार, इतना तो अब इस स्टेज पे आ गए हो, रिवीजन की स्टेज पे अगर आए हो इस चैप्टर की, इतना तो कम से कम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये कितना होगा, माइनस के क्यू इंटू माइनस कितना होगा 1/r -1 इन्फिनिटी 0, राइट। कितना है वी एट पोटेंशियल इन्फिनिटी कहाँ होगा, 0 होगा, ये कितना होगा माइनस वी ऑफ आर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, फिर वी आर विल बी के क्यू इंटू 1/r दैट इज के क्यू बाई आर। अब समझ में आया कि अगर एक स्फेरिकल शेल की वजह से मैं पोटेंशियल की बात करूं एट सम पॉइंट आर जो कि आर डिस्टेंस, एट सम पॉइंट पी जो कि आर डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, सच दैट आर इज ग्रेटर देन आर, उस केस में पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाई आर आएगा। अच्छा इतना क्लियर, के क्यू बाई स्मॉल आर आएगा। अच्छा तो अगर मैं सरफेस पे बात करूं, वी एट सरफेस, अब ध्यान से सुनो, वी एट सरफेस की बात करूं तो वहां पे क्या आएगा, आर विल टेंड टू आर, राइट, मतलब मतलब इक्वल टू सरफेस पे बात कर रहा हूँ ना, तो आर विल बी इक्वल टू आर तो पुट करते हैं, वी एट सरफेस विल बी के क्यू बाई कैपिटल आर दैट इज द रेडियस, राइट। अच्छा अब जरा यहाँ देखना, अब जरा तुम यहाँ देखना, ये देखो यहाँ पे जो पॉइंट होगा जस्ट बिफोर द सरफेस, और यहाँ पे पॉइंट है एकदम मतलब सरफेस पे ही वो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो पॉइंट है मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, अगर इसको जस्ट देखोगे तो थोड़ा जूम करने की कोशिश करो, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि क्या है। আমি কি বলেছি कि एक ऐसे है, ये जस्ट बिफोर द सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, वही जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होगा, राइट, वही होगा ना, मतलब जस्ट बिफोर द सरफेस पोटेंशियल कितना होगा, जूम करो एकदम एकदम, जिसके बीच का डिस्टेंस एकदम dx है, एंड व्हाट इज dx, मतलब जिनके पोटेंशियल के पॉइंट और
मतलब सरफेस के पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो dx है, और dx क्या है, एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस। तो उनके ऊपर का पोटेंशियल ऑलमोस्ट वही, दोनों सेम पॉइंट्स होंगे, ऑलमोस्ट दोनों सेम पॉइंट है, राइट। तो उसके ऊपर भी पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर के इक्वल होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। और आपको पता है अगर एक पॉइंट जो कि अंदर है और उसका पोटेंशियल के क्यू बाई आर है, मतलब कोई भी है, वी है मान लो, अगर एक पॉइंट है ए जो कि अंदर है आर लेस देन आर पे, राइट, और उसके ऊपर पोटेंशियल इज व्हाट, वी, तो सारे पॉइंट्स जो कि अंदर हैं उनका पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा फॉर अ होलो स्फेयर। ऊपर अभी दिखाया है कैसे, ऊपर अभी यही चीज बताई है, राइट। तो क्या बोल सकते हैं, वी एट सेंटर और एनी अदर पॉइंट, और वी एट एनी पॉइंट इनसाइड holosphere विल बी इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर व्हाट, हॉलोस्फेयर, समझे, क्लियर क्लियर, चलिए। अच्छा, अब देखो हमने वर्क देखा था, हमने देखा है वर्क, वर्क और यू के बीच का रिलेशन हमें पता है क्या है, वर्क और यू के बीच का हमें रिलेशन पता है क्या है, वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अच्छा, और हमें डेल्टा यू, हमने यू और वी के बीच का रिलेशन पता है, हमने यू और वी के बीच का रिलेशन पता है, क्या है सर, यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, इक्वल टू वी इंटू क्यू। अच्छा, यू और ई के बीच का रिलेशन पता है, वी और ई के बीच का रिलेशन पता है, क्या है, क्या है, क्या रिलेशन है, वी इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ये पता है, ठीक है। अच्छा, और हमें ई और एफ के, ई और फोर्स के बीच का रिलेशन पता है, ई और फोर्स के बीच का रिलेशन पता है, राइट। हमें क्या पता है, ई और फोर्स के रिलेशन बीच का रिलेशन क्या पता है, ई इंटू क्यू विल बी इक्वल टू फोर्स, ये रिलेशन है इनके बीच का, राइट। तो देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, ये सब आपस में इंटर रिलेट किए जा सकते हैं, ये सब आपस में, और एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न टिल नाउ इज इंटर रिलेटेबल, सबको इंटर रिलेट कर सकते हैं, देख रहे हो, अभी तक हमने जो पढ़ा है सब कनेक्टेड है, देख रहे हो, ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, राइट, देख रहे हो, व्हाट इज द ब्यूटी, व्हाट इज द एसेंस ऑफ फिजिक्स हियर, ठीक है। चलिए अब देखो, अब सिमिलरली अब मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड स्फीयर की, आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, पोटेंशियल फॉर सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर सॉलिड स्फीयर, राइट। चलिए, बढ़िया बढ़िया, ऐसा है, एक ऐसा स्फीयर है जिसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है, मान लो उसको क्यू चार्ज भरा हुआ है, रेडियस इसकी कितनी है, कैपिटल आर है, राइट, रेडियस इसकी कितनी है, कैपिटल आर है। तो अब मैं पूछ रहा हूं एट एनी डिस्टेंस आर विच इज एट एनी पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस आर सच दैट आर इज ग्रेटर देन रेडियस, आर इज ग्रेटर देन रेडियस, इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए। इस पॉइंट पे पोटेंशियल जानते हो कितना होता है, वो होता है के कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है। कैसे आया, उसी तरीके से आया है, इसी तरीके से आया है, कैसे आया है, इसी तरीके से आया है ना, वापस मैं नहीं करने जा रहा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं एट अ पॉइंट स्मॉल आर सच दैट स्मॉल आर इज लेस देन रेडियस, मतलब अंदर के किसी पॉइंट पे पूछ रहा हूँ पोटेंशियल, ठीक है, इस समय कितना पोटेंशियल होगा, इस समय पोटेंशियल होता है फॉर अ सॉलिड स्फीयर इट इज रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं प्रूव नहीं करने जा रहा, माइनस आर स्क्वायर, मेन लेक्चर होता बेधड़क प्रूव कर देता, लेकिन क्योंकि एक रिवीजन लेक्चर है, आप लोग का भी अभी टाइम कीमती है, इसीलिए हाथ जोड़ रहा हूँ, इसके लिए मैं प्रूव नहीं कर रहा। कहाँ से आया, मैं मतलब आप एसेंस दे सकता हूँ, यस एसेंस, बिल्कुल बिना 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 रीजन के सर तो मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं, तो एसेंस देना तो मेरा काम है, एसेंस देना तो मुझे पड़ेगा, एसेंस तो मुझे देना पड़ेगा, मुझे क्या है, बस मैं प्रूव नहीं कर रहा, समझ रहे हो ना, टाइम बर्बादी है और कुछ नहीं है, मतलब अभी के टाइम पे वो टाइम बर्बादी है, राइट। लेकिन कॉन्सेप्ट जानना तो बिल्कुल कभी भी आप
जान सकते हो। बहुत अच्छा होता है अगर आप कॉन्सेप्ट पूरा ढंग से जानते हो तो, बेसिक से। ये है रेडियस। मैं हम लोग क्या करते हैं ना, एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक ऐसा कुछ एलिमेंट ले लेते हैं और वहां से हम लोग पूरा ऐसे काम करते हैं, सच दैट रो इज इक्वल टू, जानते हो, रो इज इक्वल टू के अपॉन सॉरी क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब हो, पाई कैपिटल आर क्यूब, ये है रो, ये है रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उसी के केस लिए ऐसे एक आर पे जाके एक एलिमेंट ले लेते हैं और वहाँ पे हम लोग फिर उसके केस में, उसके लिए हम लोग फिर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर हम आर आर पे बात कर रहे हैं सच दैट आर इज लेस देन रेडियस, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा इसके लिए, सरफेस का पॉइंट, दैट कैन बी ट्रीटेड एज एन एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि हमने इसके केस में भी वही एक्सटर्नल पॉइंट के ही तरह ट्रीट किया है, राइट। अगर हम आर एट आर इक्वल टू आर कोई पूछे, एट आर इक्वल टू आर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई कैपिटल आर, राइट, वही होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग आर इक्वल टू आर पुट कर देंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ इसके लिए हो जाएगी, इस छोटे से एलिमेंट के लिए हो जाएगी कि वो कितना, वो क्या हो जाएगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट, एक सरफेस के पॉइंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, जो कि हम लोग इजीली के क्यू बाई आर से निकाल सकते हैं पोटेंशियल, और फिर क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। So that is the whole case behind it. That is the whole thing behind this. Uh, behind this rho upon 6 epsilon naught into 3r square minus small r square. ठीक है, यही है बस। तो अगर हम पूछें कि पोटेंशियल एट सरफेस कितना होगा, अब ध्यान से सुनिए, ये एक बहुत छोटा सा नोट पॉइंट है। तो जानते हो वी एट सरफेस कितना होता है, जानते हो, रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन, ठीक है ना। और वी एट सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर कितना होता है, रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब सेंटर पे जो, एक सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे जो पोटेंशियल है ना, वो सरफेस के पोटेंशियल, सरफेस पे जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, तो देखो डिवाइड कर लेते हैं, कितना ज्यादा है कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, कैसा होगा, वी ऑफ सरफेस अपॉन वी ऑफ सेंटर विल बी इक्वल टू रो आर स्क्वायर कट गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया, कितना होगा 3/2 इम्प्लाइज, एक मिनट, सॉरी 2/3, वही बोल रहा हूँ, कहाँ से हो गया ये, 2/3 इक्वल टू 2/3 इम्प्लाइज वी एट सेंटर विल बी इक्वल टू 3/2 टाइम्स वी ऑफ सरफेस। मतलब कितना होता है कि पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 1.5 गुना द पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये होता है रिलेशन। अच्छा ऐसा है। तो चलिए अब हम लोग हमने कुछ ऐसे बना दिए, मतलब सारे रिलेशन फाइंड कर लिए। अब हम कुछ ग्राफ्स बनाते हैं, जैसे v और x के बीच का ग्राफ बनाते हैं, फॉर हॉलो स्फीयर। और किसके बारे में बात कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर के बारे में। चलिए देखिए, यहां था रेडियस पूरा, इससे पहले ये कितना था, कांस्टेंट। ऊपर देखिए कहाँ पे, यहाँ देखिए, इससे पहले कितना था ये, कांस्टेंट, दैट इज के क्यू बाई आर एट एनी पॉइंट इनसाइड द होल स्फीयर इज व्हाट, के क्यू बाई आर। मतलब x लेस देन रेडियस पे ये कितना है, कांस्टेंट है, जो कि है, जिसकी वैल्यू है k कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, मतलब r इज द रेडियस वे, है ना। तो इतना तक है। उसके बाद ये कौन सा रिलेशन फॉलो कर रहा है, v इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये कैसा रिलेशन फॉलो करेगा, कुछ ऐसा जाएगा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ऐसा होगा कुछ ग्राफ हॉलो स्फीयर का, राइट। चलिए सॉलिड स्फीयर का देखिए, सॉलिड स्फीयर का थोड़ा सा मजेदार है। ये v है, ये x है, राइट। ये कौन सा है, सॉलिड स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि ये है और ये है, ये r है, राइट। ये कौन सा है, ये कौन सा डिस्टेंस फिर हो जाएगा, ये x इक्वल टू 0, मतलब सेंटर का, मतलब ये वाला पॉइंट कितना होगा, रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट कितना होगा, जो कि रेडियस के कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये वाला पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। मतलब ये ऐसे कुछ जाएगा। और आपको पता है इनसाइड हमने क्या बोला था, रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो मतलब ये कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनैलिटी है। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, राइट।
और इसके बाद ये कौन सा है प्रोपोर्शनैलिटी, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, r ग्रेटर देन r में ये है और r लेस देन r में ऐसी कुछ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो ये कैसा है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा फॉर सॉलिड स्फीयर, ठीक है, थोड़ा सा मजेदार है और कुछ नहीं है, समझे, इतना क्लियर। चलिए तो अब हम लोग आज का ये वाला पढ़ने जा रहे हैं एक और टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है शायद, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए ये होते हैं, ये व्हाट आर, पहली बात की इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बोला, तो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहले ये बताइए, पहले आप ये बताइए कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक ऐसा सरफेस ना, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसी बॉडी जिसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो वो सेम हो, मतलब ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी, कोई सा भी पॉइंट ले ले, सब पे पोटेंशियल सेम होगा। मतलब v at a इक्वल टू v at b इक्वल टू v at c इक्वल टू v at d, ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, all points of the body have same potential, ऐसे बॉडी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, राइट। अच्छा अब देखो इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कुछ मस्त बातें हैं इसकी जो मैं अभी बता रहा हूँ, मतलब अच्छी अच्छी बातें, थोड़ा लॉजिकल बातें हैं, थोड़ा सोचना है इसके बारे में। हालांकि मैं भी रीजन बताऊंगा, लेकिन तुम पॉज करके सोचना कि क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, ठीक है, मजा आएगा। तो पहला है ना, एक बात है इसकी जो कहती है कि EFL मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे इक्विपोटेंशियल से पास करेंगी या तो टर्मिनेट करेंगी, मतलब ऐसा है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है मान लो, तो यहाँ से कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, या तो उस पर टर्मिनेट कर सकती है या तो उससे ओरिजिनेट कर सकती है। तो क्या बोल सकते हैं, EFL originating or terminating an equipotential surface must be perpendicular to the surface. All the electric field lines passing, terminating or originating from the equipotential surface must be perpendicular to the surface. ऐसा क्यों है, जरा पॉज करके सोचो, मजा आएगा, है ना, सोचो, कुछ कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा, है ना, थोड़ा अच्छी चीज है, मजा आएगा सोचोगे तो चलो इसका रीजन देखते हैं। ऐसा है कि मान लो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब क्या कि डेल्टा वी सर 0 के इक्वल होगा, इतना हम लोग बोले इतना हम लोग बोल सकते हैं, राइट। लेकिन ये देखो, अगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे एक टर्मिनेट कर रही, एक ओरिजिनेट कर रही है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ एक ए डिस्टेंस है और इससे एक dr डिस्टेंस पे बी पॉइंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगा, ये परपेंडिकुलर नहीं है, दिस इज नॉट 90 डिग्री, तो मैं क्या बोलूँगा कि इनके बीच का डेल्टा भी कितना होगा, वो कितना होगा, वो होगा ई, मतलब dv बोल सकते हैं, छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं, चलो dv बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ई वेक्टर, मान लो ये ई वेक्टर है डॉट dr वेक्टर। अच्छा अब देखो क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, तो व्हाट विल इट बी, ई डॉट dr डॉट cos थीटा इंटू cos थीटा, राइट, मतलब ई इंटू dr इंटू cos थीटा, यही तो होगा, डॉट प्रोडक्ट, राइट। अब ये 90 डिग्री नहीं है, तो क्या ये कभी भी नॉन जीरो क्वांटिटी होगा, मतलब कभी ये जीरो बनेगा, नहीं बनेगा ना, क्योंकि dr इज नॉट इक्वल टू जीरो, ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, और cos थीटा क्योंकि थीटा 90 डिग्री नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब दिस इज व्हाट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब dv इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यार किसी भी दो पॉइंट के लिए डेल्टा वी जीरो होगा अगर वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अगर वो नहीं है तो बिल्कुल इक्विपोटेंशियल, अगर वो डेल्टा वी इक्वल टू जीरो नहीं है तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। लेकिन अगर वो है तो डेल्टा वी को इक्वल टू जीरो होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि कॉस थीटा जो है ना वो हमेशा जीरो के इक्वल होना ही पड़ेगा, मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री ही होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होनी चाहिए फ्रॉम एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इतना क्लियर हुआ, चलिए
अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो एक और बात है, इतना क्लियर हुआ, ये मजा, इसमें मजा आया ना। एक और बात है, देखो क्या बोल सकते हैं कि दूसरी पॉइंट है कि अगर मैं एक चार्ज लूँ, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये मान लो, जिसके ऊपर वी पोटेंशियल है, जिसके सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल वी है। तो अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लूँ, कोई भी कहीं से भी लाके, और उसको मैं वहाँ से उसी एक पॉइंट ए से ले जाके, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी ए पॉइंट से ले जाके घुमाते 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 मैं किसी बी पॉइंट पे रख दूँ, किसी बी पॉइंट पे ले जाऊँ, ठीक है। तो इस केस में जानते हो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। तो वर्क डन विल बी जीरो इफ a charge is moved from any point at an equipotential surface and put to another point। मतलब उसको लिख रहा हूँ, ज़्यादा समझा तो दिया ना, उसको बस लिख रहा हूँ। अनदर पॉइंट बी लेट्स से एट द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखो ध्यान रखना, ये सेम एट द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके पास मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब अभी जो पढ़ाया ना, अभी जो समझाया तुम्हें वही लिख रहा हूँ कि मतलब अगर ए पॉइंट से ले जाके मैं वापस किसी पॉइंट बी पे रख दूँ जो कि सेम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो उसमें वर्क डन जीरो होगा। कैसे कैसे, क्यों सर, इसका भी तो रीजन बताओ क्यों, काहे। तो देखिए ऐसा है कि वर्क हमें पता है कितना होता है, माइनस डेल्टा यू। और डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा वी इंटू क्यू। तो माइनस डेल्टा वी इंटू क्यू। अच्छा, अब बताइए दो पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में डेल्टा वी कितना होगा, जीरो। तो जीरो इंटू क्यू कितना होगा, जीरो ही होगा। समझ गए, समझ गया ना। इसीलिए इसलिए वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। कुछ मजेदार बातें ये है ना। और तीसरी बात है, एक और बात है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, अरे गुरु क्या लिख रहे हो ये, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब अगर उनका इक्विपोटेंशियल, उनका पोटेंशियल अलग अलग हो तो, ये ध्यान रखना। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कांट इंटरसेक्ट each other if they are of different potentials। अगर उनका पोटेंशियल डिफरेंट है तो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। बड़ा लॉजिकल लग रहा है, क्यों, क्योंकि मान लो अगर ये 10 वोल्ट का है, इसके ऊपर 10 वोल्ट है और इसके ऊपर 15 वोल्ट है, तो अगर कहीं गलती से इंटरसेक्ट कर गया तो ये वाला पार्ट का वो पोटेंशियल बताओ। ये वाला बोलेगा कि सर ये 15 वोल्ट है, नहीं ये वाला बोलेगा नहीं 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 ये तो 10 वोल्ट है। पंगा हो गया ना। एक पॉइंट के ऊपर दो पोटेंशियल कैसे आ सकते हैं, बिकॉज, मतलब इसके बाद क्या मतलब रीज़न क्या लिखा लगा आपको कि बिकॉज, क्या बोल सकते हो रीज़न, बिकॉज टू वन पॉइंट can't have two potentials, can't have two values of potential, सिंपल। यही रीजन है, क्योंकि एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल नहीं आ सकते ना, राइट। इतना क्लियर, इतना क्लियर। चलिए, इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल खत्म होता है। थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो हमारा फाइनल पार्ट होगा फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन। ठीक है, ये वाला ये वाला सेकेंड पार्ट था। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट डाइपोल्स एंड कंडक्टर्स पढ़ेंगे, जो कि हमारा फाइनल पार्ट होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप आप लोग इसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और ये चैप्टर आप बढ़िया से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, सो टिल देन हम लोग कल वापस मिलेंगे विद द थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इस चैप्टर को धुआंधार तरीके से रिवाइज करिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।